आप फ्रेशर हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। आज मैं आपको 100 टेक्निकल टर्म्स ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको काफी काम आएंगी जब आप साइट पे जाओगे या किसी इंटरव्यू में बैठोगे। ऐसे तो हमारी 100 टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, इसमें से लेकिन 300 से 400 इंटरव्यू क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। और ऐसे अगर मैं कहूँ आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जैसे प्रैक्टिकली आपको ये आना चाहिए वैसे आप ये सीख नहीं पाओगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो काफी लंबी भी मैं बोलूंगा, 100 टेक्निकल टर्म बताने वाला हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। जो मैंने सीखा है उसी हिसाब से भी आपको कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। जरूर वीडियो देखना अगर आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो। मैं जरूर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी काम की ये वीडियो होने वाली है। तो 100 टेक्निकल टर्म हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, पहला है मिनिमम डायमीटर बार यूजिंग स्लैब। जो स्लैब होती है उसमें कम से कम जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है हमारा, देखो 3 बार, मेन बार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, क्रैंक बार हो गया, एक्स्ट्रा बार हो गया। तो उसमें जो कम से कम जो डाया हमें यूज करना होता है, ऐसे तो हमारा 6 mm का बार भी आता है, 4 mm का बार भी आता है, लेकिन वो यूज नहीं करते। मिनिमम 8 mm का बार ये यूज करते हैं। काफी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितने डाया का बार यूज करते हैं। 8 mm का बार, ये नोट कर लो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये पीडीएफ में दिला दूंगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे। मैं पूरे प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी, टाइम निकाल लो फिर ये वीडियो देखो। ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम जो कॉलम में हम बार यूज करते हैं, हमारा सर्कुलर बाल है या स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है, उसमें कम से कम डाया का हम कितना यूज कर सकते हैं। 12 mm का जो सरिया रहता है उससे कम डाया का सरिया आपको कभी यूज नहीं करना है, हमेशा ध्यान देना। एक हमारी शेयर वॉल भी आती है, वो भी आपको कॉलम की तरह दिखेगी। उसकी देखो विड्थ होती है हमारी 150 mm भी होती है, 230 mm भी होती है, और लंबाई होती है 1200 mm, 1 मीटर। उसे हम शेयर वॉल बोलते हैं। और शेयर वॉल कॉलम की जगह ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल काफी बिल्डिंग ऐसी बन रही है, यहाँ कॉलम से ज्यादा शेयर वॉल दी जाती है, तो उसमें हम 10 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉलम में हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि कम से कम कितना डाया का सरिया हम कॉलम में दे सकते हैं। वो 12 डाया का होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, मतलब स्क्वायर वाला कॉलम या रेक्टेंगुलर, उसमें कम से कम कितने सरिये डालने होते हैं आपको। उसमें कम से कम हमें 4 नग सरिये डालने पड़ते हैं हर कोने पे। फिर बाकी डिजाइन किया जाता है, आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करता है किस हिसाब से लोड आ रहा है, उस हिसाब से वहां सरिया डाला जाता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एफकॉन और गैमन इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन कि जो कैंटिलीवर बीम होता है हमारा, उसका कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कहाँ होता है। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन ऊपर होता है। क्यों टेंशन जोन ऊपर होता है? अगर आप कैंटिलीवर को देखो, उसकी सपोर्ट एक तरफ होती है, बाहर निकला होता है। अपनी उंगली लीजिए, आप एक उंगली रखिए बाहर, उस पे ऊपर से लोड डालिए, तो ज्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा? ऊपर में। मतलब वो फेलियर कहाँ से होगा? ऊपर से। स्ट्रेस खिंचाव कहाँ पड़ेगा? ऊपर में। तो हमारा जो टेंशन जोन होता है वो हमारा कैंटिलीवर में ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन हमारा नीचे होता है। और एक क्वेश्चन इसमें एक और पुटअप करते हैं, वो क्वेश्चन जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, वो बोलते हैं इसमें हम स्टीयरअप की जो हुक होती है वो किस साइड रखेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जो आपकी हुक रहती है वो हमेशा कंप्रेशन जोन में रहती है, मतलब जहाँ कंप्रेशन जोन हो। कैंटिलीवर है हमारा, टेंशन जोन ऊपर है, कंप्रेशन जोन नीचे है, तो आपको हुक, जो स्टीयरअप की हुक होती है वो नीचे रखनी है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जब कंप्रेशन मतलब बीम पे लोड पड़ेगा, जब कंप्रेस होगी चीज तो वो भागने की कोशिश करती है, तो हुक क्या होती है, उस चीज को पकड़ के रखती है। और जो हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है वो हमारा, उसका कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन हमारा नीचे होता है, तो इसलिए हुक उसकी ऊपर रहती है और बाकी नीचे। ये चीजें ध्यान देने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सब नहीं बताएंगे। अगला 5वां जो क्वेश्चन है, जब हमारा 36 mm का बार यूज होता है, मतलब हमारा क्या क्या डाया होता है, 8, 10, 12, 16, 20, 18 भी आता है, 25, 32 और 36 डाया। जब 36 mm का सरिया यूज होता है, जो उसमें लैपिंग नहीं की जाती, क्योंकि देखो हमारा सरिया क्या होता है, 12 मीटर का स्टैंडर्ड लेंथ आती है, तो उसके बाद उसको लैप करने की जरूरत पड़ती है। भले वो बीम है या कॉलम है, उसको लैप करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, लैप नहीं करते। जब 36 mm का बार आता है, उसमें या तो बेल्डिंग की जाती है, जहाँ कपलर यूज किया जाता है, कभी भी लैप उसमें यूज नहीं किया जाता है। ये ध्यान देना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तभी मैं बोल रहा, वीडियो काफी लंबी होने वाली है, लेकिन इससे अच्छी टेक्निकल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये जरूर देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जो छठा पार्ट है,
वो है जो चेयर यूज करते हैं हम। चेयर किस लिए यूज करते हैं? सिविल इंजीनियरिंग में चेयर ये दूसरी बैठने वाली चेयर नहीं होती, ये होती है दो जो जालियां होती हैं, मतलब डबल मैश होती है। अगर स्लैब की है, फुटिंग की है, राफ्ट की है, उनको दूर दूर रखने के लिए कि बीच में कंक्रीट आ जाए, उसको स्पेसर बार को हम चेयर बोलते हैं। तो जो चेयर होती है वो हमें किस हिसाब से करनी होती है? अगर हमारी कोई 50 स्क्वायर मीटर की वो है, जाली है, राफ्ट है, तो उसमें हर एक स्क्वायर मीटर पे हमारी एक चेयर आनी चाहिए। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, जो डॉवल रोड रहते हैं, मतलब डॉवल्स क्या होते हैं? डॉवल्स होते हैं हमारी, देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन हम रोक रहे हैं वो बाद में एक्सटेंशन उसकी की जाएगी। या मतलब देखो दो कमरे आपने बना दिए और अगले जो आगे किचन या बरांडा जो बनाना है आपने बाद में बनाना है, तो आपने देखा भी होगा ऊपर सरिये निकले होते हैं, मतलब कोई 300 mm लंबा, 1 फुट लंबा या 2 फुट लंबा सरिये अब बाहर निकले होते हैं, उन चीज को हम डॉवल बोलते हैं। तो वो डॉवल जो होता है मिनिमम आपको 12 mm का सरिया उसमें यूज करना है। 12 mm से कम सरिया आप उसमें यूज नहीं कर सकते, ये हमारा टेक्निकल ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, जो चेयर हम यूज करते हैं, जैसे मैंने चेयर की बात की ऊपर, जो चेयर होती है उसका मिनिमम डाया हमें कितना रखना होता है? उसका मिनिमम डाया रहता है हमारा कितना? 12 mm का डाया रहता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 12 mm का डाया हमारा उसमें रहता है। अगला क्वेश्चन है जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होती है, ये क्वेश्चन, उसमें हमारा जो कॉलम होता है, ठीक है, उसमें हमें कम से कम कितना सरिया रखना चाहिए? तो ये कहते हैं आपका 0.8% उसका ग्रॉस एरिया से, इससे कम उसमें नहीं होना चाहिए, और ज्यादा 6% से किसी भी कॉलम में सरिया नहीं होना चाहिए। कम क्यों नहीं होना चाहिए? कम इसलिए कि लोड बेयर नहीं कर पाएगा उतना, कम 0.6 उसका ग्रॉस एरिया का रखना ही पड़ेगा। और 6% से ज्यादा इसलिए रख सकते हैं, फिर उसमें कंक्रीट ही नहीं आएगा, वो सिर्फ सरिया सरिया रह जाएगा। वो सिर्फ क्योंकि हमारा कंक्रीट जो कॉलम होता है वो हमारा क्या कंप्रेशन मेंबर है, तो अगर कंक्रीट ही नहीं होगा तो वो कंप्रेशन में अच्छा बिहेव नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 10th नंबर क्वेश्चन है ना। तो 10th क्वेश्चन जो है वो है कि आपका जो कॉलम होता है मिनिमम बार उसमें कितने होने चाहिए? जो हमारा स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगल कॉलम है ऊपर भी मैंने बताया, उसमें कम से कम 4 बार होने चाहिए, और जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें कम से कम आपके 6 नग बार होने चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, बिल्डर कंपनी थी, उसमें सबसे पहले मेरे को यही क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम मतलब प्रैक्टिकली इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि आपने क्लासेस में कुछ और पढ़ा होता है और यहाँ फील्ड पे कुछ अलग चल रहा होता है, तो उसमें ये कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये तैयार रखो चीजें। अगला क्वेश्चन जो आपका है 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें है जो मेन बार है उसमें 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। मतलब सरिया जैसे मैंने कहा HYSD होना चाहिए, हाइट यील्ड स्ट्रेंथ स्टील आपका होना चाहिए। और प्लेन बार अगर आप यूज कर रहे हो स्लैब में तो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें लिखा भी है जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसे गिनने जाएं, उसको कैसे गिनेंगे? 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस, मतलब 1/8 इंटू, अगर 125 mm की स्लैब है, इंटू 125, उसको डिवाइड करके जो आएगा उससे डाया से कम हमें सरिया यूज नहीं करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। जो हमारी स्लैब होती है उसकी कम से कम मिनिमम थिकनेस हमें कितनी रखनी होती है? 125 mm से कभी भी, जब 5 इंच आप बोलो, इससे कम थिकनेस की स्लैब आपको कभी नहीं देनी है, हमेशा ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर, 13वां क्वेश्चन कहते हैं हमारा जो क्यूब होता है उसमें कितनी, देखो हमारा जो स्टैंडर्ड क्यूब साइड पे यूज होता है वो 150 mm का होता है। तो उसमें जो टॉलरेंस होती है वो 150 से 152 mm हो जाए या 148 mm हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर उससे ज्यादा वेरिएशन उस क्यूब में दिखे तो वो क्यूब पहले ही फेल हो चुका है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें क्यूब किस लिए हम यूज करते हैं, क्यूब हम यूज करते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम 3 दिन में, 7 दिन में या 28 दिन में, तो उसके लिए हम क्यूब यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा जो डेंसिटी होती है हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिल्डिंग कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो या किसी भी फील्ड में हो कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये डेंसिटी जो है, ब्रिक की डेंसिटी हमारी कितनी होती है? 1600 से 1920 kg पर m3, ये हमेशा ध्यान रखना। और कंक्रीट ब्लॉक की कितनी होती है? 1920 kg पर m3। फिर हमारी रिइंफोर्समेंट कंक्रीट जो होता है उसकी होती है 2310
kg पर m क्यूब। अगर आप देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तब भी इम्पोर्टेंट है। किसी जेई के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो हमारा मैक्सिमम डाया हमने बार यूज करना होता है स्लैब में मैक्सिमम, तो वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है आपको 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। मिनिमम कितना होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, कितना होता है 8 mm से कम यूज नहीं करना है, और मैक्सिमम कौन सा करना है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला 19वां क्वेश्चन है हमारा। 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो कितनी होती है। ये काफी जगह पूछा जाता है, जब आप एज ए फ्रेशर जाओगे ना किसी फील्ड में तो पूछा जाता है। जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो होती है 3.5 न्यूटन पर mm²। अगला क्वेश्चन है, जो बाइंडिंग वायर हम यूज करते हैं, अगर हम बिलिंग कर रहे हैं या हम एग्जीक्यूशन इंजीनियर हैं, तो आपको जब भी यूज करनी है 1 मीट्रिक टन सरिया हम जब बांधते हैं, जो हमारा सरिया नॉर्मल सरिया रहेगा, तो उसमें 8 kg बाइंडिंग वायर हमारी यूज होती है। कितनी 8 kg, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, वो है हमारा, जो भी हम सॉइल फिलिंग करते हैं एज पर आईएएस कोड, उसमें हमें क्या करना होता है, हमारा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है, कोर कटर टेस्ट होता है, तो उसमें हमें टेस्ट कितना करना होता है, 3 सैंपल हमें लेने होते हैं। हमारा 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसमें 3 सैंपल हम लेंगे, उनकी हेल्प से हम चेक करेंगे उसमें प्रॉपर कंपैक्शन हो गई है, उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है, इसलिए हम क्या करते हैं 3 सैंपल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हमें जो भी कंक्रीट हमारा होता है उसमें हमें नॉर्मल अगर 5 m³ कंक्रीट हुआ, 6 m³ कंक्रीट हुआ, उसमें हमें 6 सैंपल जरूर बनने होते हैं कंक्रीट उसके क्यूब के। वो 6 सैंपल आपको क्या करना होता है, 3 सैंपल आपको 3 दिन पे टेस्ट करना होता है, और 3 हमें 28 दिन पे करना होता है। देखो इधर भी लिखा है 3 क्यूब 7 दिन पे, 28 दिन पे 3 क्यूब हमें चेक करना होता है। उसकी हेल्प से हमें पता चलता है जो ग्रेड का हमने कंक्रीट बनाया है, अगर M20 का बनाया है तो हमें स्ट्रेंथ दिख जाती है 28 दिन बाद, वो M25 या M28 स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो हमारा कंक्रीट पास होता है और हमारा वो चेक रहता है। अगर उसमें कम कुछ आता है तो हमारा जो क्वालिटी इंजीनियर होता है या एग्जीक्यूशन इंजीनियर होता है वो उसको डिजाइन को चेक करता है, उस हिसाब से फिर दोबारा उसको कंक्रीट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर हम जो वाटर यूज करते हैं क्यूरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, कंक्रीट बनाने में, तो वो आपको अच्छा होना चाहिए। उसमें कोई एसिड नहीं होने चाहिए, अल्कली नहीं होने चाहिए, साल्ट नहीं होने चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, और जो उसकी पीएच वैल्यू होती है, ये साइड पे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसमें पीएच वैल्यू देखी जाती है। तो 6 के या 8, मतलब 6, 7, 8 अगर आप पीएच वैल्यू आ रही है आपकी, तो अच्छा वाटर आप उसको यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा कि जो लैप लेंथ होती है, अगर M20 कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, M20 कंक्रीट, उसमें हमें जो लैप देनी होती है, लैपिंग करनी होती है, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सरिया आता है वो स्टैंडर्ड साइज का आता है, 12 मीटर लेंथ उसकी होती है, तो उसमें हमें लैप करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जो हम लैप करते हैं, तो कॉलम में अगर आपको लैप करना है तो 45 से 50 डी आपको करना होता है। 45 डी क्या हुआ, जितने भी डाया का बार आप यूज कर रहे हो, 10 mm का है तो 45 × 10 वो हो गया, हमारा जो लैप आएगा 450 mm आएगा। और बीम जो है उसमें 60 डी करना होता है, और स्लैब में भी हमें 60 डी लैप करके ही आगे बढ़ना होता है। अगला है जो स्टैंडर्ड साइज रहता है ब्रिक का, वो क्या रहता है, जो हमारी स्टैंडर्ड साइज ब्रिक आती है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी काम आएंगे और इंटरव्यू में भी और साइट पे भी। तो स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का आता है 190 mm बाई 90 बाई 90 mm की, जहाँ 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर की हमारी ब्रिक आती है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, एक जो अच्छी ब्रिक होती है उसमें कितनी परसेंटेज होती है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जब आप डिग्री करके आते हो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं होता है, लेकिन वो थियोरटिकल नॉलेज आपका चेक करते हैं कि आपको थियोरटिकल नॉलेज है कि नहीं। तो आपको पूछा जा सकता है कि अच्छी ब्रिक जो होती है उसमें कितना एल्यूमिनियम होता है, जहाँ एग्जाम में भी काम आ जाएगा आपको। तो 20 से 30% उसमें एल्यूमिनियम होता है, 50 से 60% सिलिका, और बाकी जो बचा मतलब 10% उसमें हमारा लाइम भी आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, और आयरन ऑक्साइड उसमें आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। बाकी अगर हम चेक करें, अगर जो हमारी अच्छी ब्रिक होती है, 27 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो अच्छी ब्रिक होती है वो एक डार्क रेड कलर की होती है, चेरी या कॉपर कलर की आपको दिखेगी, वही ब्रिक अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन जो 28 नंबर का हम ऊपर कर चुके हैं, एक अच्छी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3.5 न्यूटन पर mm²। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है
उसमें कितना परसेंट लाइम होता है, तो उसमें हम बात करें 62 से 67% लाइम ही होता है। और लाइम ही जो है पुरानी कंस्ट्रक्शन अगर आपने देखी हो, मोस्टली वो लोग क्या लाइम ही यूज करते थे, इसलिए अभी तक स्ट्रक्चर वो खड़े के खड़े हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जो ओपीसी सीमेंट होता है हमारा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पीपीसी सीमेंट, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बड़ी जगह पूछा जाता है। तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट उसका होता है। अगला 31 क्वेश्चन है हमारा, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? अगर हम गिना जाए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट, जहाँ 10 घंटे होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो हम चेक करते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम कैसे चेक किया जाता है, वो किया जाता है विकेट अपरेटस से। विकेट अपरेटस क्या होता है? उसमें आपने याद होगा, अपने कॉलेज में किया होगा, एक पेस्ट बनाते हैं, उसमें नीडल घुसाते हैं, उसमें चेक करते रहते हैं कितने टाइम बाद ये सेट हुआ, फिर लास्ट में हम थोड़े टाइम बाद चेक करते हैं कितना डेट हुआ, तो उस हिसाब से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि 30 मिनट में या 32 मिनट में टेस्ट हो गया, सेट हो गया, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम इतना हो गया और फाइनल सेटिंग टाइम इतना हो गया। अगर हम बात करें नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी पोर्टलैंड सीमेंट की, वो कितनी होती है? 25%। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जेके एसएसबी का एग्जाम हुआ था जेईई में, उसमें वो काफी टाइम ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है हमारा, जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं पाइल फाउंडेशन में या पानी के अंदर, जहाँ हमारा आपने देखा होगा जो समुद्र के अंदर कंक्रीटिंग की जाती होगी, जब भी आप ब्रिज में से निकलते होंगे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ये साला एक कॉलम बनाया कैसे जाता है, क्या किया जाता है, कैसे कंक्रीट डाला जाता होगा, पानी डालेंगे तो उसमें क्या किया जाता है? आजकल तो कैजन्स जो होती है, कैजन जो है इसकी यूज की जाती है, कॉफर डैम बनाए जाते हैं। पहले तो पानी रोक दिया जाता है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत पानी उसमें रहता है, वो पानी निकाल दिया जाता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है। तो उस केस में क्या करना होता है? क्विक सेटिंग जो कंक्रीट होता है वो कंक्रीट उसमें डाला है, कि जैसे वो कंक्रीट डाला वो जल्दी जल्दी उसका सेटिंग टाइम हो जाएगा। और सेटिंग टाइम हर सीमेंट मतलब सीमेंट का डिसाइड होता है, जैसे हमने कहा इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रहता है? 30 मिनट, तो उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि 10-20 मिनट में वो सेटिंग हो जाए उसकी। अगला क्वेश्चन है 48, फ्री फॉल जो कंक्रीट का किया जाता है, जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं साइड पे, तो हमारा जो टीएम होता है ट्रांजिट मिक्सचर, उसमें से कंक्रीट डाला जाता है, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? तो 1.5 मीटर या 1500 mm बोलते हैं। अगर उतनी हाइट से कंक्रीट को फेंकोगे तो वो क्वालिटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल भी होता है, आपका जो मटेरियल रहेगा वो अच्छा भी रहेगा, सेग्रीगेट में नहीं होगा और कुछ उसमें मटेरियल नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ वैसी की वैसी बनी रहती है। तो 1.5 मीटर से ज्यादा दूर से अगर हमें कंक्रीट करना पड़े जब, तो हम उसमें क्या शूट जो होती है वो हमें शूट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 जो आरसीसी मेंबर होते हैं उसकी अगर हम बात करें, उसमें हमें कितनी टाइम क्यूरिंग करनी होती है? तो अगर हम बात करें उसमें हमारी जो सुपर सल्फेट सीमेंट रहता है, तो उसमें हमें कितना एसएससी सीमेंट होगा, आपने सुना होगा, जहाँ सल्फेट वगैरह रहता है पानी मिट्टी वगैरह में, तो वहाँ हम क्या करते हैं? सुपर सल्फेट सीमेंट यूज करते हैं। उसकी 7 दिन आपको क्यूरिंग करनी होती है। और जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है ओपीसी, उसकी 10 दिन करते हैं। और जहाँ जिसमें मिनरल्स या एडमिक्सचर ऐड किए जाते हैं जिस सीमेंट में, कंक्रीट में, तो उसको हम कितना 14 दिन उसकी क्यूरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो डी शटरिंग टाइम रहता है हमारा, ये प्रैक्टिकली पूछा जाता है। जब आप 1-2 साल बिल्डिंग में लगा के जाओगे और आपको चेक किया जाएगा कि आप ध्यान देते थे या नहीं, तो एग्जीक्यूशन में पूछा जाता है जो हमारा आरसीसी मेंबर होते हैं, अगर हम कॉलम, वर्टिकल बॉल या फॉर्म वर्क यूज करें, तो इसमें अगर हमें डी शटरिंग करनी हो तो कितने घंटे बाद हम उसका कॉलम का फर्मा या वर्टिकल कोई पर्दी की शटरिंग खोल सकते हैं? 16 से 24 घंटे के बाद हम उसको आराम से खोल सकते हैं। और अगर स्लैब हो, देखो स्लैब हमें जो फॉर्म वर्क होती है हमारी, उसको 3 दिन बाद आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन जो उसमें प्रॉप्स होंगी, मतलब जो बल्ली टेका यूज किया होगा, वो आपको लगा देनी होती है। और अगर बीम जो होता है 7 दिन बाद आप उसका बॉटम निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको बल्ली या वर्टिकल प्रॉप्स उसमें लगा देनी होती है। अगर हम बात करें बीम का स्पैन अगर 4 मीटर है, 4.5 मीटर, तो उसको आप 7 दिन बाद हटा लो। अगर बीम का स्पैन 4.5 से तो उसको 14 दिन बाद हटाना पड़ेगा। अगर आपकी आर्च है कोई 6 मीटर बड़ी, उसकी 14 दिन बाद शटरिंग हटेगी। और अगर आर्च 6 मीटर से ज्यादा है, उसकी 21 दिन रखनी पड़ेगी। और जो हमारा कैंटिलीवर होता है उसको 14 दिन आपको रखने हैं। स्टेयर जो आपकी है उसको भी 14 दिन आपकी शटरिंग उसकी रखनी है आपको।
तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है 51 क्वेश्चन। जो हमारा फ्रेश कंक्रीट आता है साइट पे, उसको हमें टेस्ट करना पड़ता है कि वो सही है कि नहीं है। तो कौन से टेस्ट साइट पे किए जाते हैं? एक तो स्लम्प टेस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको होना ही चाहिए नॉलेज। इस पे मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाई हुई है, आप देखना, जरूर देखना। 3-4 वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली साइट पे बताया। ये साइट पे जब जाओगे तो ये सबसे पहले यही करना पड़ता है वहां जाके। तो स्लम्प टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट। स्लम टेस्ट क्यों करते हैं? वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। और टेम्परेचर टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है उसका कहीं हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं हो गया। हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जब, तो वो कंक्रीट गर्म हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर आपको 40 डिग्री या 45 डिग्री दिखने लगेगा। तो जो अच्छा कंक्रीट होता है उसकी 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर अगर आपको मिल रहा है तो वो एक अच्छा कंक्रीट कहेगा। फिर अगला टेस्ट होता है कंपैक्शन फैक्टर, फिर होता है बीबी टेस्ट। ये 3 टेस्ट मोस्टली साइड पे किए जाते हैं। 52 नंबर जो क्वेश्चन है, जो हार्ड एंड कंक्रीट होता है, जब एक बार हार्ड हो गया उसकी स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? तो हमारा एक स्कीमिड हैमर होता है जिसको हम रिबाउंड हैमर भी बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि ओ अगर हम 30 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है, क्या उसमें हम 30 ग्रेड की इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। और इस पे प्रैक्टिकली वीडियो हमारे चैनल पे है, वो भी आपको जरूर देखनी है। अगला है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अगर रिबाउंड हैमर फेल हो जाए उसके बाद हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में चले जाते हैं, उसकी हेल्प से चेक करते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, जो क्ले ब्रिक होती है, रेड बॉन्ड ब्रिक बोलते हैं जिसे, अगर उसमें सिलिका एक्सेस हो जाए तो वो क्या होता है? अगर उसमें सिलिका ज्यादा हो तो जो हमारी ब्रिक होती है वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाती है। अगर आपको उसको थोड़ा से दूर ऊपर से फेंकोगे तो वो एकदम से टूट जाएगी या बिल्कुल बीक हमारी हो जाती है। तो सिलिका कभी भी सैंड में या मिट्टी में नहीं होनी चाहिए ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, जो प्रोसेस होता है किसी ब्रिक को बनाने का, वो क्या प्रोसेस रहता है? उसमें क्या किया जाता है? पहले ब्रिक को मोल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको बर्न कर दिया जाता है। तो जो हमारा 55 क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा मोल्डिंग होती है ब्रिक की, वो हैंड मोल्डिंग भी होती है और मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। आपने देखा होगा क्ले ब्रिक जो आजकल आती है, वो फ्लाई एश ब्रिक, वो मशीन से ही बनती है। बाकी आजकल जो क्ले ब्रिक भी है, लाल ब्रिक, वो भी मशीन से बनने आ गई है। पहले आपने देखा होगा काफी जगह जो भट्टे होते थे वो मैन्युअली लेबर से मोल्ड में बनाते थे, सुखाते थे, फिर उसको जलाते थे, वैसे किया जाता था। और आप बताओ कि जो बर्निंग की जाती है ब्रिक की, मतलब उसको लाल किया जाता है, क्ले होती है उसको लाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? जहाँ तो क्लैम में किया जाता है, पूरा बनाया जाता है, जहाँ तो केलिन, जो इलेक्ट्रिक केलिन आती है उसमें किया जाता है। और जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है? लाइम होता है, सिलिका होता है, अल्युमिनियम, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर अल्कली उसमें होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं कि ओपीसी सीमेंट होता है उसमें कितना लाइम होता है? 62 से 67% होता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्लम टेस्ट हम करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं या वर्केबिलिटी चेक करते हैं, तो उसमें हमारा स्लम क्या रहना चाहिए? अगर हम बात करें बीम, जो कॉलम या रिटेनिंग वॉल आपकी है उसमें हम अगर कंक्रीट कर रहे हैं तो उसका स्लम 75 से 150 mm आना चाहिए। बीम और स्लैब में अगर हम कंक्रीट कर रहे हैं तो 50 से 100 mm उसका आना चाहिए। जो हमारी सीसी पेमेंट रहती है कंक्रीट की पेमेंट्स, उसमें 20 से 30 आना चाहिए। और जो ब्रिक के डेक रहते हैं बड़े बड़े, मतलब जिसमें मास कंक्रीट होता है, तो उनका 30 से 75 mm स्लम्प आना चाहिए। जो वाइब्रेशन जहाँ करनी होती है, जहाँ वाइब्रेटर यूज करना होता है, वहां से 12 से 25 mm उसका स्लम्प होना चाहिए। और अगर मास कंस्ट्रक्शन है, ह्यूज कंक्रीट और है, तो वहाँ 25 से 50 mm स्लम्प उसका आना चाहिए। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है कि जो कंड्यूट्स होती है हमारी, मतलब जो इलेक्ट्रिक की वायर होती है, वो कभी भी कॉलम में आपको रन नहीं करनी है। काफी जगह गलती क्या की जाती है, जो कॉलम होते हैं उन्हीं के बीच बिजली की तारों की पाइप भी डाल दी जाती है, वो काफी बड़ी मिस्टेक होती है, ऐसा कभी आपको नहीं करना है। 61 क्वेश्चन है, हमारी जो भी बेसमेंट की एक्सक्वेशन है या 3 मीटर से ज्यादा एक्सक्वेशन जब हो जाती है तो उसमें मिट्टी गिरने का डर रहता है। तो उसमें आपको क्या करना होता है? स्टेप्ड फॉर्म की, मतलब एक स्टेप किया फिर दूसरा स्टेप बनाया, इस तरह से वो मिट्टी जो होती है एकदम से कोलैप्स नहीं होती। जब हम बैक फिलिंग करते हैं, 62 क्वेश्चन है, बैक फिलिंग जब करते हैं तो हमारा कितना परसेंट ड्राई डेंसिटी टेस्ट जो हम कोर कटर टेस्ट कर रहे हैं या सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा 95% उसमें ड्राई डेंसिटी आना चाहिए। और जो आपको लेयर डालनी है, मतलब जब फिलिंग करनी है, तो 200 से 300 mm हमारी फिलिंग होगी, उससे ज्यादा फिलिंग हम उसमें नहीं कर सकते। 63 नंबर का है, जो भी हम रबल सोलिंग करते हैं उसमें जो स्टोन डाला जाता है, उस स्टोन को इस हिसाब से डालना है कि वो 45 डिग्री या 60 डिग्री रहे। जब उसमें सैंड फिलिंग करें वो प्रॉपर से सैंड उसमें आ जाए, और जब कंपैक्शन की जाए एकदम से प्रॉपर से कंपैक्शन उसमें हो।
अगला 64 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे तो मैं आगे बताने ही वाला हूँ कि कितने कंक्रीट पे कितने आपको क्यूब भरने होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना अगर छोटा मोटा हैवी कंक्रीट चल रहा है आपका, तो हर 30 एम क्यूब पे आपको 6 सेट क्यूब भरने ही भरने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटर सीमेंट जो रेशियो रहती है डिफरेंट ग्रेड्स के लिए। अगर हम बात करें जो M20 ग्रेड होगा उसमें 0.45 रेशियो रखनी होती है, और अबव उससे हो तो उसमें फिर 4 पॉइंट मतलब M20 हो गया, M30 हो गया, 35 हो गया, 0.45 उसमें रेशियो रखनी है। लेकिन जो M10 है, M15 है, उसमें 0.5 मतलब ये वाटर रेशियो की जाती है सीमेंट के हिसाब से, जितने बैग होंगे उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 66 नंबर को है कि जो कंक्रीट ग्रेड होता है M20 उसमें आपको एडमिक्सचर डालना होता है डिजाइन के हिसाब से, हमेशा ध्यान रखना। इस पे वीडियो पहले आ चुकी है एक मेरी। 67 नंबर क्वेश्चन है, जो आप सीमेंट रखते हो उसको स्टैक करना पड़ता है कि उसमें मॉइस्चर नहीं जाए, अगर मॉइस्चर लग गया तो वो सीमेंट खराब हो जाता है। तो उसको आपको किस हिसाब से रखना है, आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, 200 से 300 mm ऊपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उसके ऊपर 10 बैग के लेयर से ज्यादा उसमें आपको नहीं डालने। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो क्यूब होता है अगर 1 से 5 एम क्यूब कॉन्क्रीट हमारा और है, उसमें हमने एक नग मतलब एक नग क्या 6 क्यूब भरने होते हैं। हमारा अगर 6 से 15 एम क्यूब है तो उसमें दो नग मतलब 12 क्यूब हमें भरने होते हैं। अगर हमारा 16 से 30 एम क्यूब है तो हमें 3 नग 3 इंटू 6 18 नग हमें भरने होते हैं। वैसे 30 से 50 एम क्यूब है 4 नग, और 50 से हर 50 पे मतलब 50 के बाद हमारा 4 हो गए 50 तक, फिर 100 जब होगा तो आपको 6 और 150 होगा 6 और ऐसे ऐसे करके आपको हर 50 एम क्यूब के भरते जाना है। अगला 69 क्वेश्चन है, जो हाइट होती है विंडो की वो आपको 2 मीटर आप रख सकते हो, और 3 मीटर लंबी ऐसी रख सकते हो, थंब रूल है। और जो लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं उसकी आपको मिनिमम थिकनेस कितनी 150 mm थिकनेस देनी ही देनी होती है। और जो एक बैग सीमेंट होता है वो कितना होता है 1.25 क्यूबिक फीट होता है, या 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये आप निकाल भी सकते हो, वॉल्यूम इंटू वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी मैंने ऊपर भी बताई, आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी। डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। 1 एम क्यूब बैग है, उसमें 1 एम क्यूब कॉन्क्रीट है, मतलब हमने पेस्ट बनाई सीमेंट की। 1 एम क्यूब में कितने सीमेंट बैग होते हैं 28.8 बैग उसमें आते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड है। 1 एम क्यूब सीमेंट है, कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट में 6 से 7 या 8 बैग आते हैं, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाली चीज है। जो सिविल साइड इंजीनियर होता है उसकी साइड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है ड्राइंग रीडिंग की, मतलब ड्राइंग रीडिंग एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए। दूसरा जो बार वेंडिंग शेड्यूल होता है हमारा BBS जैसे हम बोलते हैं, वो उसको आना चाहिए। लेबर को कैसे काम दिखाना है, कितना लेबर किस जगह पे चाहिए, कैसे लगाना है, कैसे काम होगा, वो अलॉट लेबर करनी होती है। सुपरवाइजर को सुपरविजन करनी होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है आपके एरिया में उसकी सुपरविजन आपको करनी रहनी होती है। फिर आपको मटेरियल का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है, कितना यूज आज होगा, मटेरियल पड़ा है कि नहीं पड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा। लाइन लेवल जो रहता है, मतलब किस लेवल तक कॉलम जाएगा, किस लेवल पर प्लिंथ भी पाएगा, ये आपको सुपरवाइजर को समझाना पड़ेगा। जो भी वर्क चार्ट रहता है, आज क्या क्या काम होगा, कल क्या काम होगा, और दोपहर को क्या काम होगा, वो सब आपको रहना पड़ेगा उसके में। बाकी जब स्टील वर्क हो रहा होगा, स्लैब का, बीम का, कॉलम का, वो सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। क्यूरिंग का सुपरविजन आपको करना पड़ेगा। कास्टिंग कब हुई, क्या था, वो सब चीजें आपको। और भी जो एग्जीक्यूशन का काम रहता है वो सिविल साइड इंजीनियर का मोस्टली रहता है। अगली मैं बात करूं BOQ क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है BOQ क्या होता है। तो BOQ होता है हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका BOQ होता है, उसमें हमें क्वांटिटी भी होती है, रेट्स भी होते हैं, सब चीजें में उसमें मेंशन होती है। कोई भी टेंडरिंग वर्क होगा सबसे पहले BOQ आपको आएगा, तो BOQ की हेल्प से टेंडरिंग हमारी होती है, तो वो BOQ हमारा हो गया। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो साथ में मतलब आपको सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होने चाहिए ये सॉफ्टवेयर, और जिनको सीख के ग्रो करना है कि कौन से सॉफ्टवेयर हम सीखें, तो ये सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ 10-15 सॉफ्टवेयर रहेंगे, ये आपको आते होंगे तो ये काफी डिमांड रहेगी आपकी साइड पे। जो ऑटोकैड तो मेन इंपॉर्टेंट है, ऑटोकैड आपको आना ही आना चाहिए हर काम में, रोड में, टनल में, कहीं भी काम होगा ऑटोकैड इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा है SAP 2000, ये भी काफी ज्यादा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टैड प्रो हो गया, E-टैब्स हो गया, प्राइमवीरा हो गया, रिविड हो गया, आर्गिस, जो आर्गिस है GIS है, ये हमारा सर्वेइंग में यूज होता है हमारा।
और 3DX हमारा जो भी मॉडलिंग रहता है 3D है, मतलब 3D किया जाएगा उससे। MX रोड जो रोड के डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर गूगल स्केचअप है हमारा। फिर अगला स्टोन कैड है, जो सीवर्स होते हैं उनका डिज़ाइन किया जाता है। फिर वाटर कैड है, जिसमें वाटर क्वालिटी उसका डिज़ाइन वो सब किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, MS प्रोजेक्ट। फिर है हमारा इजी प्रो बिल्डर, स्टैक टेक ऑफ, ये सब सॉफ्टवेयर आपको आते होंगे तो आपकी कंपनी में डिमांड भी बनी रहेगी और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला जो क्वेश्चन है वो जो मैं बताने वाला हूँ, जो आप जब साइट पे जाओगे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो फ्रेशर होंगे या स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PCC क्या होती है? प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, जहाँ प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी इसे बोलते ही हैं। तो एक लेयर डाली जाती है जिसके ऊपर हमारा सरिया वरिया बांधा जाएगा, उसके ऊपर कंक्रीट किया जाएगा। क्यूरिंग क्या होती है? क्यूरिंग होती है जो भी हमारा कंक्रीट किया गया होता है उसकी हमें क्यूरिंग करनी होती है। ऊपर हमने बात भी की कितने दिन आपको, 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन क्यूरिंग करनी है, वो होता है। पॉन्डिंग होती है, क्यूरिंग का ही पार्ट है। पॉन्डिंग बनाई जाती है जहाँ हम पानी छाड़ते हैं, वैसे स्लैब में पॉन्ड बना दी जाती है, रेती की हेल्प से उसमें पानी भर दिया जाता है। स्प्लाइसिंग क्या होती है? लैब जो हम बोलते हैं, लैब प्रोवाइड करते हैं उसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और जो कास्टिंग होती है वो कंक्रीटिंग हमारी कास्टिंग होती है। एडमिक्चर्स क्या होते हैं? एडमिक्चर हमारे जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वाटर कंटेंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए, वो हमारा एडमिक्चर्स होते हैं। शेड्यूल क्या होता है? बारबेंडिंग शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ वर्क, ये सब चीज़ें, SOR, ये सब चीज़ें हम शेड्यूल से वर्ड बोलते हैं। अगला जो ड्रेसिंग होती है वो क्या होती है? ड्रेसिंग होती है किसी भी जो प्लिंथ की जगह है, जहाँ प्लिंथ आना है या कॉलम आना है या फुटिंग आनी है, उस चीज़ की कटिंग करके उसको प्लेन करके PCC के लिए रेडिंग करे, उसे हम ड्रेसिंग बोलते हैं। और इन्फोर्समेंट क्या होती है? जो स्टील हम यूज़ करते हैं RCC वर्क के लिए, उनसे हम इन्फोर्समेंट बोलते हैं। मैसनरी आपको सबको पता ही होगा, कोई भी ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क या स्टोन वॉल होगी उसे हम मैसनरी बोलते हैं। फिर मोटार क्या होगी? मोटार तो होती है हमारी सीमेंट और सैंड का जो हम माल बनाते हैं उसे हम मोटार बोलते हैं। सीलेंट क्या हो गया हमारा? सीलेंट होता है एक फ्लेक्सिबल रबरी मटेरियल होता है, टाइल के बीच में या एक्सपेंशन जॉइंट में, कंट्रैक्शन जॉइंट में हम एक लिक्विड जैसा डालते हैं, वो बाद में सेट होता है, उसे हम सीलेंट बोलते हैं। ड्राई वॉल क्या हो गया? ड्राई वॉल हमारा जिप्सम बोर्ड जो होता है उसी को हम ड्राई वॉल भी बोलते हैं। जो जिप्सम फिलिंग, फॉल सीलिंग आपने सुना ही होगा, उसमें हम यूज़ करते हैं, उसे ड्राई वॉल बोलते हैं। अगर हम पढ़ें इसको, एक जिप्सम प्लास्टर के एक कार्डबोर्ड को दोनों तरफ जिप्सम प्लास्टर कर दिया जाता है, उसे हम ड्राई वॉल बोलते हैं। ये पार्टीशन के लिए यूज़ की जाती है। स्कर्टिंग क्या होती है? हमारी टाइल वर्क होती है और दीवार पे आपने देखा होगा 75 mm या 4 इंच या 100 mm का एक पट्टा हमारा होता है चारों तरफ रूम में, उसे हम स्कर्टिंग बोलते हैं। मोनो कंक्रीट क्या होता है? मतलब एक प्रीकास्ट पैनल्स होते हैं पहले बने हुए, उनमें बोल्ट की जगह रखी होती है और उनको बोल्ट की हेल्प से फिक्स कर दिया जाता है। किसी भी सरिये का अगर वेट हमें कैलकुलेट करना होता है, उसका फार्मूला होता है D² डिवाइड बाई 162। डी हमारा डाया होगा बार का, और जितनी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड कर देना होता है। और एक M³ में कितनी ब्रिक मैसनरी होती है? 550 ब्रिक्स उसमें आती हैं। और एक सीमेंट की वैलिडिटी कितनी होती है? वो कितनी देर तक रहता है? जिस दिन से मैन्युफैक्चर हुआ होता है 3 महीने में। और ये जो 100 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए, 100 टर्म्स जो बताई, इन सब पे ब्रीफली एक्सप्लेन्ड वीडियो हमारे चैनल पे, वो आप जरूर देखना। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है जब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वो अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, 1.5 मीटर दूर से अगर कंक्रीट हम फेंकते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, वही सेग्रीगेशन होती है। और अगर हम बात करें वाटर रेशो अगर ज़्यादा है तब भी सेग्रीगेशन होती है। जो स्टीरअप होती है, रिंग होती है, उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? वो करते हैं जितना भी हमारा स्पान है, मतलब जितना लंबा बीम है, जहाँ कॉलम है, उसको डिवाइड करेंगे। 4 मीटर डिवाइड बाई 100 की स्पेसिंग है, तो 4000 mm में कन्वर्ट कर लो। 4000 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, तो हमारे उसमें नंबर ऑफ स्टीरअप निकल आएंगे। जो भी स्टेयर केस होती है उसको अगर सही से स्लोप देनी है, सही से कोई चढ़ जाए उतर जाए, तो वो 25 से 40 डिग्री दोगे तो वो सही रहता है। अगर हम जो 115 mm की ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें पर स्क्वायर मीटर कितने नग चाहिए होते हैं? 56 नग पर स्क्वायर मीटर पे हमें चाहिए होते हैं। तो अगर जो बार बेंडिंग होता है, मतलब जहाँ हमारा बेंडिंग जोन है, वहाँ पे हमें स्टैगर्ड सरिया रखना होता है, मतलब 50% लैब वहाँ आने चाहिए, उससे ज़्यादा लैब वहाँ पे हमारे नहीं होना चाहिए। और लैब हमेशा हमारे स्टैगर्ड होना चाहिए, एक सरिया लंबा एक छोटा होना चाहिए। जो हुक होती है उसकी मिनिमम लेंथ आपको कितनी रखनी होती है? 10D या 9D। 10D हो गया मतलब 8 mm का सरिया होगा, 80 mm 10 का होगा, 100 mm हुक हमारी रहती है। और उसका डिग्री कितनी रहनी चाहिए? 135 डिग्री उसकी रहनी चाहिए। ये थे हमारे आज 100 टर्म्स
आई होप आपको मजा आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ PDF का, जाके वहां भी पढ़ सकते हो। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।